अकल बातिल। कुरान मजीद छ सो किताब अख यम किस जर्रस जर्रस कहीं ते रैब छुन। तिफल शीर खार यह कम सात मैदान मुकाबलस मज कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। चशमनम सोज दिल शाह सवारन सलाम। Assalamu alaikum, dear students. Last time we have studied about the genetics, and in genetics last time we have discussed about the monohybrid cross, dihybrid cross, back cross, test cross, out cross. तो बेटा लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने जेनेटिक्स में टर्मिनोलॉजी पढ़ा था, उसके बाद बेटा हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, उसके बाद बेटा हमने बैक क्रॉस पढ़ा, उसके दो टाइप्स पढ़े, टेस्ट क्रॉस क्या होता है और आउट क्रॉस क्या होता है। तो बेटा उसके बाद हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा। तो बेटा आज हमने पढ़ना है मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। बेटा ध्यान से सुनिएगा, आज हमने पढ़ना है मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। देखो बेटा, ग्रेगर जॉन मैंडल इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ग्रेगर जॉन मैंडल जो है तो उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मैंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए एक प्लांट पे, जिस प्लांट का नाम है पाइसम सेटाइवम, जिसको हम पी प्लांट कहते हैं। और मैंडल ने कुछ लॉज प्रपोज किए जिनको हम कहते हैं मैंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। अब बेटा यहां पे थोड़ा सा टाइम कम है, नहीं तो हम मैंडल के बारे में स्टडी करते, लेकिन इतना ही आप याद रखिएगा कि जॉन मैंडल ने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया। तो जब जॉन मैंडल ने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया तो उसके बाद जॉन मैंडल की डेथ हो गई without knowing that he is regarded as the father of genetics. And later on in 1900, after 16 years of death of John Mandel, तीन साइंटिस्ट्स आए जिन्होंने मैंडल के लॉज को, मैंडल के वर्कआउट को, मैंडल के एक्सपेरिमेंट्स को दोबारा से रिपीट किया, स्टडी किया। तो बेटा उनको कहा जाता है रीडिस्कवरर्स ऑफ मैंडलिज्म। तो रीडिस्कवरर्स ऑफ मैंडलिज्म के बारे में आप बुक से ही पढ़ोगे। तो यहां पर हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सिंपली द मैंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, नाउ फर्स्ट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। बेटा ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है? हम कहते हैं in heterozygous condition, one allele expresses itself while as another allele cannot express itself. The allele that expresses itself is called as a dominant allele, while as the allele that cannot express itself is called as a recessive allele. बेटा आपने पढ़ा है। तो हम देखते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन जब होती है तो एक अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, दूसरा अलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। जो अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है उसको हम डोमिनेंट अलील कहते हैं, जो अलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसको रिसेसिव अलील कहा जाता है। जब हम कैपिटल टी स्मॉल टी को एनालाइज करते हैं तो बेटा ये प्लांट जो होता है ये टॉल होता है। मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया है जेनेटिक्स में, मैंने आपको टर्मिनोलॉजी में सारी चीजें पढ़ाए हैं।
बेटा अगर आपको याद होगा डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, अलील क्या होता है, हमने ये पहले पढ़ा हुआ है। तो बेटा आज हमने पढ़ना है मैंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का स्टेटमेंट क्या है, पहले आप इतना याद रखिएगा। जब हम हेटेरोजाइगस कंडीशन एनालाइज करते हैं तो इस हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक अलील जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, दूसरा अलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। इस अलील को डोमिनेंट कहा जाता है, इस अलील को रिसेसिव कहा जाता है। और जब हम इस प्लांट को एनालाइज करते हैं तो बेटा ये प्लांट टॉल होता है। दिस इज कॉल्ड एज डोमिनेंस। इस अलील ने अपने आप को एक्सप्रेस किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी हमें टॉल होता है। तो इस तरीके से बेटा आपको याद रखना है, अगर हम ऐसे करेंगे, आपके पास कैपिटल टी है, इसको हम क्रॉस करते हैं स्मॉल टी के साथ। बेटा ये आपके पास टॉल प्लांट है, ये आपके पास ड्वार्फ प्लांट है। जब हम बेटा इसको क्रॉस करते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, आप ध्यान से सुनिएगा बेटा, जब हम इसको क्रॉस करते हैं तो यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी। जब हम एनालाइज करते हैं तो ये प्लांट भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है। तो दैट मीन्स दिस इज ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ द डोमिनेंट अलील। तो बेटा इस तरीके से जब हम देखते हैं तो इसको हम कहते हैं डोमिनेंस। समझ में आया? आप ध्यान से सुनिएगा, इट्स सो सिंपल। सो यू हैव टू सिंपली रिमेंबर व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है? इट स्टेट्स दैट if two plants or two parents differing from each other on the basis of one contrasting character are crossed, the F1 is from the dominant parent. ध्यान से सुनिएगा। It states that if two plants or two parents differing from each other on the basis of one contrasting character are crossed, the F1 is from the dominant parent. ये आपके पास बेटा tall plant है, कैपिटल टी। ये आपके पास बेटा small dwarf plant है, स्मॉल टी। शॉर्ट प्लांट है, स्मॉल टी। तो उसके बाद जब हम इनको क्रॉस करते हैं, जो आपके पास F1 हाइब्रिड है, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। ये भी क्या है? ये टॉल है। तो दैट मीन्स ये टॉल है, ये ड्वार्फ है और ये टॉल है। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। इफ टू प्लांट्स और टू पेरेंट्स differing from each other on the basis of one contrasting character are crossed, the F1 is from the dominant parent. ये dominant parent से है। जब हम बेटा इसकी सेल्फिंग करते हैं तो सेल्फिंग के माने ये हुए, हम कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस करते हैं। तो बेटा हम ऐसे भी क्रॉस कर सकते हैं। ये हो गया आपके पास कैपिटल टी, ये हो गया आपके पास कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया आपके पास कैपिटल टी स्मॉल टी। बेटा ये हो गया स्मॉल टी। बेटा ये प्लांट जब हम एनालाइज करते हैं तो ये टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, और यहां पर आपको एक प्लांट जो है वो ड्वार्फ है। तो इसका रेशो जो आता है वो आता है 3:1। डू गॉट इट? अंडरस्टैंड? बेटा आप ध्यान से सुनिएगा। लास्ट टाइम हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ा, लास्ट टाइम हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, लास्ट टाइम हमने डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, लास्ट टाइम मैंने आपको बैक क्रॉस पढ़ाया, टेस्ट क्रॉस पढ़ाया, आउट क्रॉस पढ़ाया। आज हमने पढ़ना है मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसमें बेटा हम पहले पढ़ते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है? इट स्टेट्स दैट if two plants or two parents differing from each other on the basis of one contrasting character are crossed, the F1 is from the dominant parent. Okay, so simply हम कहते हैं if two plants or two parents differing from each other on the basis of one contrasting character are crossed, the F1 is from the dominant parent. तो बेटा यहां पर जो कैपिटल टी स्मॉल टी है ये भी टॉल है, इसी को कहा जाता है डोमिनेंस। यानी इस अलील ने इसको सप्रेस किया, इस अलील ने अपने आप को एक्सप्रेस किया और इसको एक्सप्रेस होने नहीं दिया, इसीलिए कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल है। इसको बेटा डोमिनेंस कहा जाता है।
तो बेटा आपको याद रखना है, आप साथ साथ नोट कीजिएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो लॉ ऑफ डोमिनेंस में, आप ऐसे पहले लिख सकते हो, इन हेटेरोजाइगस कंडीशन वन एलील एक्सप्रेसेस इटसेल्फ while as another allele cannot express itself. The allele that expresses itself is called as a dominant allele. The allele that cannot express itself is called as a recessive allele. In addition to that, law of dominance का statement बेटा आप ऐसे note कर सकते हो. It states that if two parents or two plants differing from each other on the basis of one contrasting character are crossed, the F1 is from the dominant parent. ये भी लिख सकते हो which were left for gamete formation produces plants in the ratio of 3:1. तो बेटा ये हो गया law of dominance. इस तरीके से बेटा आपको याद रखना है. बेटा अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से सुनिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है, इस लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है. शाबाश, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा. लॉ ऑफ डोमिनेंस का पहला एक्सेप्शन जो बेटा है, दैट इज इनकंप्लीट डोमिनेंस. इनकंप्लीट डोमिनेंस, इनकंप्लीट डोमिनेंस. और जो सेकंड है दैट इज कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें बोलता है जब हम दो प्लांट्स को आपस में क्रॉस करते हैं, जो F1 है दैट्स फ्रॉम द डोमिनेंट पैरेंट. पॉइंट टू बी नोटेड. लेकिन हमारे पास इनकंप्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, जब हम दो पेरेंट्स को क्रॉस करते हैं, F1 डोमिनेंट पैरेंट से नहीं आता है. हमारे पास कोडोमिनेंस में क्या होता है, जब हम दो पेरेंट्स को क्रॉस करते हैं तो F1 डोमिनेंट पैरेंट से नहीं आता है. बेटा इनकंप्लीट डोमिनेंस क्या होता है, कोडोमिनेंस क्या होता है, ये हमने इसी चैप्टर में आगे पढ़ना है. इसलिए यहां पर हम इन चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे, हम इन चीजों को इसके बाद डिस्कस करेंगे. तो यहां पर बेटा आपको लेकिन एक पॉइंट याद रखना है. यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट दैट लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है. लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है. कहां पे एक्सेप्शन है? इनकंप्लीट डोमिनेंस है, कोडोमिनेंस है, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शंस है. बेटा इस तरीके से आपको याद रखना है. आपको अपनी नोटबुक पे नोट करना है लास्ट पे लॉ ऑफ डोमिनेंस. जहां पे आपने लिखा लास्ट पे बेटा आपको लिखना है एक्सेप्शन. नंबर फर्स्ट इनकंप्लीट डोमिनेंस, नंबर सेकंड कोडोमिनेंस. दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंस. यहां तक क्लियर? अच्छे से समझ में आया? बेटा एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं. तो सिंपली आज हम पढ़ते हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. इसमें हमने पहले पढ़ा लॉ ऑफ डोमिनेंस. लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है? अगर हम दो प्लांट्स या दो पेरेंट्स को आपस में क्रॉस करते हैं, जो दो प्लांट्स या दो पेरेंट्स डिफर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक ही कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पे डिफर करते हैं, यानी हम यहां पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस लेते हैं. जो आपने पढ़ा है, जो F1 होता है दैट्स फ्रॉम द डोमिनेंट पैरेंट ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ द डोमिनेंट एलील. इसी को लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है. और इस लॉ ऑफ डोमिनेंस में एक्सेप्शन है. एक एक्सेप्शन हो गया इनकंप्लीट डोमिनेंस और दूसरा एक्सेप्शन हो गया कोडोमिनेंस. ठीक है बेटा, शाबाश. तो बेटा ये हो गया हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस. शाबाश. देखो जी, शाबाश. देखो बेटा आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा. नाउ सेकंड इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सेकंड इज लॉ ऑफ segregation. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. देखो बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है ये एक्चुअली फर्स्ट लॉ ऑफ मैंडल है. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट लॉ ऑफ मैंडल. बेटा मैंने आपको पहले कहा रीडिस्कवरर्स ऑफ मैंडलिज्म जो थे, ह्यूगो डिवारीज एक साइंटिस्ट का नाम था, कॉरल कोरेंस एक और साइंटिस्ट का नाम था. तो ये
ह्यूगो डिवारीज, कार्ल कोरन्स, यहां हम लिखते हैं कार्ल कोरल्स इटॉल, तो इन्होंने ही इन लॉज में नंबरिंग की। तो कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है इट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ मैंडल। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है ये मैंडल का फर्स्ट लॉ है। बेटा आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है इट स्टेट्स दैट आप साथ साथ लिखिएगा, the two factors of a character, the two factors of a character, the two factors of a character separates from each other, separates from each other during gametogenesis, during gametogenesis, during gametogenesis and get randomly distributed, आप साथ साथ नोट कीजिएगा, and get randomly distributed into gametes and get paired again in new offsprings according to laws of probability, according to the laws of probability। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बेटा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मैंडल्स लॉज हम पढ़ रहे हैं। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस बेटा हमने पढ़ा। नाउ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट लॉ ऑफ मैंडल। पहला पॉइंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फर्स्ट लॉ ऑफ मैंडल कहा जाता है बेटा। सेकंड पॉइंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का स्टेटमेंट क्या है? इट स्टेट्स दैट, एक तरीके से हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ऐसे डिफाइन करते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। इट स्टेट्स दैट the two factors of a character separates from each other during gametogenesis or at the time of gametogenesis। जो दो फैक्टर होते हैं एक कैरेक्टर के, वो अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। जब गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमीट बनते हैं, दो फैक्टर जो एक ही कैरेक्टर के होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं एंड गेट रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इन गैमीट्स। और बेटा उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं गैमीट्स में एंड गेट पेयर्ड अगेन, और फिर से ये कंबाइन होते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पता नहीं आपको ये स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं आया। मैं एक और तरीके से भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिफाइन करता हूं, लेकिन बेटा पहला जो स्टेटमेंट है वो ऐसे है। आपको कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज फर्स्ट लॉ ऑफ द मैंडल। एंड व्हाट्स द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? इट स्टेट्स दैट द टू फैक्टर्स ऑफ अ कैरेक्टर सेपरेट from each other at the time of gametogenesis, okay, and get randomly distributed in the gametes and get paired again in new offsprings according to the laws of probability। वो बेटा ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। आपके पास फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं XX एंड XY, ठीक। क्रोमोसोम कंप्लीमेंट ह्यूमन मेल का 44 प्लस XY है, फीमेल का 44 प्लस XX है, ठीक है। तो जब हम देखते हैं दो फैक्टर जो एक कैरेक्टर के हैं तो ये अलग अलग हो जाते हैं जब गैमीट बनते हैं। तो ये गैमीट है, आपके पास 44 प्लस XX है, आपके पास 44 प्लस XY है, ठीक। तो जब हम बेटा देखते हैं
तो यहां पर क्या होता है, जब गैमीट बनते हैं तो गैमीट एक है 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स। तो बेटा जब यहां पर हम गैमीट देखते हैं तो एक गैमीट आपके पास है 22 प्लस एक्स और दूसरा गैमीट आपके पास है 22 प्लस वाई। द टू फैक्टर्स ऑफ ए कैरेक्टर separate at the time of gametogenesis. The two factors of a character separate at the time of gametogenesis, okay, and get randomly distributed in gametes. This is one gamete, this is another gamete, this is one gamete, this is another gamete, and later on they get paired according to the laws of probability. फिर से ये gametes मिलते हैं, तो that means अगर ये गैमीट और ये गैमीट मिलेगा तो जो कमिंग ऑफस्प्रिंग होगा दैट विल बी 44 प्लस XX फीमेल। अगर ये गैमीट और ये गैमीट आपस में मिलेगा दैट विल बी 44 प्लस XY मेल। सो दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? तो बेटा एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं। जेनेटिक्स आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट इट्स नॉट टू मच डिफिकल्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपरली। आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो। बेटा सिंपली लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने पढ़ा, सो सिंपल। बेटा उसके बाद हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ रहे हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? इट्स रिगार्डेड एज द फर्स्ट लॉ ऑफ द मेंटल। बेटा उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का स्टेटमेंट क्या है? इट स्टेट्स दैट द टू फैक्टर्स ऑफ ए कैरेक्टर separate from each other during gamete formation or gametogenesis and get randomly distributed into gametes and get paired in new offsprings according to the laws of probability. That means laws of probability 22 plus x 22 plus x आपस में कंबाइन करके 44 प्लस XX बनाएगा। 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई आपस में कंबाइन करके 44 प्लस XY बनाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। दीज गैमीट्स गेट पेयर्ड अगेन इन न्यू ऑफस्प्रिंग्स अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द प्रोबेबिलिटी। It's not like that. First these gametes will combine, second these gametes will combine, third these gametes will combine. No, they combine with each other, they get paired with each other in new offsprings according to the laws of the probability. So this is the statement of the law of segregation. समझ में आया? एक और important point बेटा आपको नीट में पूछा जाता है, law of segregation is also known as law of purity of gametes. बेटा ध्यान से सुनिएगा, law of segregation is also known as law of purity of gametes. Which law is known as law of purity of gametes? Law of segregation. बेटा आपको ये क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन कभी कभार नीट में पूछा जाता है, आप याद रखिएगा। ठीक, यहां तक क्लियर, समझ में आया? तो ये हो गया बेटा आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक स्टेटमेंट। इस बात को अच्छे ढंग से याद रखिएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? इट्स फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। ओके, उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टू फैक्टर्स ऑफ ए कैरेक्टर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस एंड गेट रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू गैमेट्स and get paired in new offsprings according to the laws of probability. यहां पर मैंने आपको ये explain किया। उसके बाद this law is also known as law of purity of gametes. बेटा एक simple सा statement अगर हम देंगे, simple सा statement हम ऐसे भी बता सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। law of segregation को हम ऐसे भी define कर पाते हैं। It states that if two parents or two plants differing from each other on the basis of one contrasting character are crossed, the F1 is from the dominant parent. मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। Okay, which one left for gamete formation produces plants all of which segregate or separate from each other in the ratio of 1:2:1। बेटा कैसे? कैपिटल टी स्मॉल टी, मैंने क्या कहा?
अगर हम दो प्लांट्स या दो पेरेंट्स जो आपस में वैरी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर क्रॉस्ड, जो F1 है इट्स फ्रॉम द डोमिनेंट पैरेंट. ओके, if two plants or two parents differing from each other on the basis of one contrasting character are crossed, the F1 is from the dominant parent. ठीक, उसके बाद बेटा क्या होता है, अगर हम इनको क्रॉस करते हैं which when left for gamete formation produces plants all of which separate from each other or segregate from each other in the ratio of 1:2:1. बेटा हम ऐसे क्रॉस करते हैं सिंपली, ये बेटा हम करते हैं कैपिटल T, ये बेटा हो गया कैपिटल T स्मॉल t, ये बेटा हो गया कैपिटल T स्मॉल t, और ये बेटा हो गया स्मॉल t. ध्यान से सुनिएगा, जब हम इस प्लांट को देखते हैं तो ये होता है होमोजाइगस टॉल, या हम इसको कह सकते हैं प्यूवर टॉल भी, मैंने आपको पढ़ाया है बेटा. जब हम इसको देखते हैं और इसको देखते हैं, ये दो जो है ये हेटेरोजाइगस टॉल है, और बेटा जब हम इसको देखते हैं तो ये बेटा आपको ड्वार्फ है. ठीक है ना, दिस वन इज कैपिटल टी एक ही है, दिस वन इज कैपिटल T स्मॉल t दो है, दिस वन इज स्मॉल t एक है. तो दैट मीन्स इसका जो रेशियो है वो 1:2:1. सो हम सिंपली कहते हैं, एक और आसान सा स्टेटमेंट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, इट स्टेट्स दैट अगर हम दो प्लांट्स या दो पेरेंट्स को आपस में क्रॉस करते हैं जो डिफर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, द F1 इज फ्रॉम द डोमिनेंट पेरेंट विच वन लेफ्ट फॉर गैमीट फॉर्मेशन प्रोड्यूसेस प्लांट्स all of which segregate or separate from each other in the ratio of 1:2:1. यहां पर प्योर टॉल या इसको हम होमोजाइगस टॉल कहते हैं बेटा, दिस इज हेटेरोजाइगस टॉल या हाइब्रिड इसको हम कहते हैं, एंड दिस इज होमोजाइगस ड्वार्फ. तो बेटा यहां पर जो रेशो आता है वो 1:2:1 है. यहां तक क्लियर, समझ में आया? तो ये हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. एक बार फिर से, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट द two factors of a character separate from each other at the time of gametogenesis and get randomly distributed in gametes and get paired in new offsprings according to the laws of probability. उसके बाद और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम ऐसे भी डिफाइन कर पाते हैं, it states that if two parents or two plants differing from each other on the basis of one contrasting character are crossed, the F1 is from the dominant parent which when left for gamete formation produces plants all of which segregate or separate from each other in the ratio of 1:2:1. Okay बेटा, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट. शाबाश बेटा, ये पॉइंट आपको नीट में पूछा जाता है. ये जो सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स है, या हम बेटा इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है ना, ये जो सेग्रीगेशन या सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स है, इट टेक्स प्लेस इन एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस if crossing over does not take place. अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है तो सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम एनाफेज फर्स्ट में होता है. यानी अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, तो सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस इन एनाफेज फर्स्ट. और अगर क्रॉसिंग ओवर होता है, देन सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस इन एनाफेज सेकेंड. अगर क्रॉसिंग ओवर होता है तब सेपरेशन होता है एनाफेज सेकेंड में. बेटा ये क्वेश्चन भी आपको नीट एग्जाम में पूछा जाता है, आप नोट कीजिएगा. So that means the separation or segregation of the chromosomes takes place in anaphase first if crossing over does not take place.
And if crossing over takes place, then the separation of the chromosomes takes place in anaphase second. बेटा आपको याद रखना है, तब separation of the chromosomes anaphase second में हो जाता है. ये पॉइंट आपको बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया? So that means simply you have to remember one important point. You have to remember बेटा, मैंने आपको कहा आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ना है. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का हमने एक स्टेटमेंट पहले दिया, उसके बाद इसको एक्सप्लेन किया, उसके बाद एक और स्टेटमेंट दिया, उसके बाद क्रॉस किया, उसके बाद ये बताया कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स कहा जाता है. उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ये जो सेपरेशन और सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, ये सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है एनाफेज फर्स्ट में. अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तब ये एनाफेज सेकंड में होता है. इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट एग्जाम में पूछा जाता है. बेटा लास्ट पॉइंट, ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ विदाउट एनी एक्सेप्शन. बेटा याद रखिएगा क्या कहा मैंने? शाबाश, ध्यान से सुनिएगा. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ विदाउट एनी एक्सेप्शन. इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है. ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ है जिसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है. बेटा ये हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में. समझ में आया? अंडरस्टैंड? एक बार फिर से मैं आपको कहता हूं, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस. बेटा अच्छी तरीके से आप याद रखिएगा. आज का हमारा टॉपिक था मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में बेटा पहले हमने आपको पढ़ाया लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, और उसके बाद बेटा हमने पढ़ा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है. कभी कभार आपके बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 नंबर का आता है. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर पाते हो. और बेटा कभी कभार इसमें नीट में भी क्वेश्चन आता है, तो इसलिए याद रखिएगा. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है? पहला पॉइंट, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मैंडल है. इट्स रिगार्डेड एज द फर्स्ट लॉ ऑफ मैंडल. कॉरल कोरन्स जो एक साइंटिस्ट है, रीडिस्कवरर्स ऑफ मैंडलिज्म में, उन्होंने ही इस लॉज की नंबरिंग की और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को पहला नंबर दिया. फर्स्ट लॉ ऑफ मैंडल कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को. हम ऐसे पढ़ते हैं, हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट थर्ड लॉ है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. लॉ ऑफ डोमिनेंस को कोई नंबर नहीं दिया गया. इट्स समटाइम्स कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को कॉरल कोरन्स ने फर्स्ट लॉ ऑफ मैंडल करार दिया गया. तो पहला पॉइंट, इट इज रिगार्डेड एज फर्स्ट लॉ ऑफ मैंडल. बेटा उसके बाद सेकंड पॉइंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स. बेटा उसके बाद थर्ड पॉइंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ विदाउट एनी एक्सेप्शन. और बेटा उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो होता है वो स्टेटमेंट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का. अकॉर्डिंग टू this law, the two factors of a character separate from each other at the time of gamete formation or during gametogenesis and get randomly distributed into gametes and get paired in new offsprings according to the laws of probability. Okay, तो उसके बाद बेटा मैंने आपको ये एक्सप्लेन कराया कि किस तरीके से हम इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन करते हैं. तो बेटा उसके बाद आपको याद रखना है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है, it is universally accepted law without any exception. And in addition to that, the most important point, जो separation of chromosomes होता है, the separation of the chromosomes takes place during anaphase first of meiosis if crossing over does not take place. आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के zoology में सेल डिवीजन में एनाफेज मियोसिस का
मेटाफेज, प्रोफेज, टीलोफेज। तो बेटा यहां पर आपको खाली एक पॉइंट याद रखना है, जो सेपरेशन होता है, सेग्रीगेशन होता है क्रोमोसोम्स का, दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस इफ क्रॉसिंग ओवर डज नॉट टेक प्लेस। लेकिन अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाता है तब बेटा सिंपली क्या होता है, एट दैट टाइम ये एनाफेज सेकंड में होता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ, अच्छे से क्लियर हुआ, एक बार फिर से सुनिएगा। द सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट इफ क्रॉसिंग ओवर डज नॉट टेक प्लेस, and if crossing over takes place, then the separation of the chromosomes takes place during anaphase second of the meiosis। ये क्वेश्चन नीट में रिपीटेडली पूछा जाता है, तो इसके साथ ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कंप्लीट हो गया। ओके, समझ में आया? शाबाश। देखो बेटा, ये हमारा हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। शाबाश। हाँ, देखो जी, now third one is law of independent assortment। हाँ, देखो बेटा, नाउ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, आप ध्यान से सुनिएगा। सो सिंपली लॉज ऑफ जेनेटिक्स बोलिए, या मैंडल्स लॉज ऑफ जेनेटिक्स बोलिए, या लॉज ऑफ मैंडलियन इनहेरिटेंस बोलिए। तो बेटा इसमें हमने पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा, उसके बाद बेटा हमने पढ़ा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इंपॉर्टेंट है, और बेटा उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आप ध्यान से सुनिएगा। इट इज रिगार्डेड एज द सेकेंड लॉ ऑफ मैंडल। सेकेंड लॉ ऑफ मैंडल, शाबाश। इट इज रिगार्डेड एज द सेकेंड लॉ ऑफ मैंडल। बेटा अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट लॉ ऑफ मैंडल कौन सा है, शाबाश, फर्स्ट लॉ ऑफ मैंडल कौन सा है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस फर्स्ट लॉ ऑफ मैंडल नहीं है। मैंने पहले भी कहा हम लिखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेकंड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट थर्ड लॉ। एक्चुअली इन लॉज की नंबरिंग की कॉरल कोरन्स ने, तो बेटा आपको ऐसे याद रखना है, ऐसे याद रखना है, जो इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसको फर्स्ट लॉ ऑफ मैंडल नहीं कहा जाता। फर्स्ट लॉ ऑफ मैंडल कहा जाता है किसको? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। एंड बेटा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है, इट्स रिगार्डेड एज द सेकेंड लॉ ऑफ मैंडल। इट्स रिगार्डेड एज द सेकेंड लॉ ऑफ मैंडल। तो बेटा अब आपको ऐसे याद रखना है, आप ध्यान से सुनिएगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में पहला पॉइंट, इट इज रिगार्डेड एज द सेकेंड लॉ ऑफ मैंडल। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का स्टेटमेंट क्या है? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। It states that if two parents or two plants differing from each other on the basis of two contrasting characters are crossed, then the F1 is from the dominant parent। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, आपके पास है कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y, यानी यहां पे डायहाइब्रिड क्रॉस है। अगर आपको याद होगा, मैंने ये चीज आपको पढ़ाई है, तो इसको हम क्रॉस करते हैं स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल y, स्मॉल y के साथ। ठीक बेटा, आपके पास है कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y, इसको हमने क्रॉस किया स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल y, स्मॉल y के साथ। ये अगर आपको याद होगा तो ये बेटा है राउंड येलो। ठीक, अगर आपको याद होगा
ये बेटा है रिंकल्ड एंड ग्रीन, यानी यहां पर हमने दो करेक्टर्स लिए। एक करेक्टर हमने लिया सीड शेप, यानी एक करेक्टर सीड शेप है, उसमें एक है राउंड और एक है रिंकल्ड, और दूसरा करेक्टर हमने लिया बेटा सीड कलर, उसमें एक येलो है और दूसरा ग्रीन है। सो दैट मीन्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का स्टेटमेंट ये है, इफ टू पेरेंट्स और टू प्लांट्स differing from each other on the basis of two contrasting characters are crossed, the F1 is from the dominant parent। तो बेटा जब हम देखते हैं इसमें जो F1 है, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ये F1 है, ठीक, ये F1 है। जब हम इस F1 को देखते हैं, ये F1 भी क्या है, शाबाश, ये F1 भी राउंड येलो है। ये F1 भी क्या है, राउंड येलो है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का स्टेटमेंट क्या है। ये बोल रहा है अगर हम दो प्लांट्स को आपस में क्रॉस करते हैं जो वैरी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, द F1 विल बी फ्रॉम द डोमिनेंट पेरेंट। ठीक, हमने दो प्लांट्स को क्रॉस किया, एक राउंड येलो है, दूसरा रिंकल्ड ग्रीन है। उसके बाद क्रॉस करने के बाद जो F1 है, इट्स राउंड येलो। इफ टू प्लांट्स और टू पेरेंट्स differing from each other on the basis of two contrasting characters are crossed, the F1 is from the dominant parent. The F1 is from the dominant parent. Okay. Which one left for gamete formation produces plants all of which assort independently in the ratio of 9:3:3:1? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बेटा हम पढ़ रहे हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में पहला पॉइंट आपको याद रखना है, इट इज रिगार्डेड एज द सेकंड लॉ ऑफ मैंडल। ओके बेटा, उसके बाद इसका स्टेटमेंट क्या है, अगर हम दो प्लांट्स या दो पेरेंट्स को आपस में क्रॉस करते हैं जो वैरी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, नहीं बल्कि टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, यहां पर यह याद रखना है, दैट मीन्स यहां पर डायहाइब्रिड क्रॉस है, दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है। इफ टू पेरेंट्स और टू प्लांट्स डिफरिंग फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर क्रॉस्ड, द F1 is from the dominant parent. Which one left for gamete formation produces plants all of which assort independently in the ratio of 9:3:3:1? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेटा ये हुआ, जब हम इसका गैमीट फॉर्मेशन करते हैं, आपने डायहाइब्रिड क्रॉस किया हुआ है, आप अपनी नोटबुक देख सकते हो, थोड़ा सा मैं यहां पे बनाता हूं, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। ठीक है बेटा, तो यहां से कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। ठीक है बेटा, तो जब हम इसको क्रॉस करते हैं तो यहां पर आपको जो प्लांट्स होंगे वो प्लांट्स आपको निकलते हैं इन द रेशो ऑफ 9:3:3:1, है कि नहीं है। आपने ये क्रॉस लास्ट टाइम किया हुआ है, ये डायहाइब्रिड क्रॉस है जो कि आपके नोटबुक पे लिखकर है। तो यहां पर बेटा सिंपली अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अगर हम दो प्लांट्स को आपस में क्रॉस करते हैं जो दोनों प्लांट्स एक दूसरे से वैरी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जो F1 है दैट्स फ्रॉम द डोमिनेंट पेरेंट। ठीक, ओके। तो यहां पर जब हम इसकी सेल्फिंग करते हैं, इट प्रोड्यूसेस द प्लांट्स all of which assort independently in the ratio of 9:3:3:1। ये assort independent का मतलब क्या है, आपके पास पेरेंट है एक राउंड येलो और एक रिंकल्ड ग्रीन, यानी बेटा यहां पे राउंड के साथ येलो कलर है और यहां पे रिंकल्ड के साथ ग्रीन कलर है। आपको कुछ ऐसे भी प्लांट्स निकलते हैं जो असॉर्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली, यानी वो राउंड तो है लेकिन वो ग्रीन है,
वो रिंकल्ड तो है लेकिन वो येलो है। ये आपका पेरेंट है, ये राउंड येलो निकलेगा। अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम आपने क्रॉस किया हुआ है, तो ये भी आपका पेरेंट है, ये बेटा आपको रिंकल्ड ग्रीन निकलेगा। लेकिन जो आपको यहां पर 3 ऐसे प्लांट्स निकलेंगे जो राउंड होंगे लेकिन ग्रीन होंगे। डू गॉट इट? राउंड होंगे लेकिन क्या होंगे बेटा? ग्रीन होंगे। आपको यहां पर एक मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये आपको राउंड है लेकिन यहां से ये ग्रीन भी है। ठीक, आपको यहां मिलेगा बेटा कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है बेटा, आपको यहां मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। आप देखिएगा ये राउंड है लेकिन ग्रीन है, ये राउंड है लेकिन ग्रीन है, ये राउंड है लेकिन ग्रीन है। तो दैट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी राउंड के साथ येलो था, रिंकल्ड के साथ ग्रीन था, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स मिले जो राउंड है लेकिन इसके साथ येलो नहीं है बल्कि ग्रीन है। कुछ ऐसे भी प्लांट्स मिले जो रिंकल्ड है लेकिन येलो है। यहां आप देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई। आपके पास ये बेटा रिंकल्ड है लेकिन इसके साथ येलो कलर जुड़ा हुआ है। आप देखिए ये स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये बेटा आपके पास रिंकल्ड है लेकिन यहां इसके साथ येलो कलर जुड़ा हुआ है। सो दैट मीन्स इसका माने ये है कि यहां इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सिंपली मीन्स राउंड के साथ येलो कलर जुड़ा हुआ था लेकिन आपके पास कुछ ऐसे भी प्लांट्स है जो राउंड तो है लेकिन ग्रीन है। रिंकल्ड के साथ ग्रीन कलर जुड़ा हुआ है। आपके पास कुछ ऐसे भी प्लांट्स है जो रिंकल्ड तो है लेकिन येलो है। बेटा यहां पर आप देखिएगा लास्ट टाइम आपने ये क्रॉस बनाया हुआ है, आप अपनी नोटबुक पे देख सकते हो, लेकिन यहां पर फिर भी मैंने ये नोट किया हुआ है। आप देखिएगा ये रिंकल्ड है, येलो है, रिंकल्ड है, येलो है, राउंड है, ग्रीन है, राउंड है, ग्रीन है, राउंड है, ग्रीन है। सो दिस इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो बेटा आपको ऐसे याद रखना है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है? इट्स रिगार्डेड एज द सेकंड लॉ ऑफ मैंडल इसको कहा जाता है। एंड इसका स्टेटमेंट क्या है? अगर हम 2 पेरेंट्स या 2 प्लांट्स को आपस में क्रॉस करते हैं जो वैरी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जो इसमें F1 होता है, दैट इज फ्रॉम द डोमिनेंट पेरेंट, and which one left for gamete formation produces plants all of which assort independently in the ratio of 9:3:3:1। independent assortment का माने ये है, अगर आपके पास राउंड के साथ येलो कलर जुड़ा हुआ है लेकिन आपके पास कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो राउंड जो है लेकिन इसके साथ येलो नहीं होता है, बेटा इसके साथ ग्रीन कलर होता है। अगर आपके पास पेरेंट रिंकल्ड ग्रीन है, आपको कुछ ऐसे प्लांट्स वहां पर निकलते हैं जो रिंकल्ड तो है लेकिन येलो है। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बेटा लास्ट पॉइंट आप याद रखिएगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो एक्सेप्शन है उस एक्सेप्शन को कहा जाता है लिंकेज। बेटा ध्यान से सुनिएगा, ये आप ज़ूलॉजी में अच्छे ढंग से पढ़ोगे, लेकिन यहां पर आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो एक्सेप्शन है इसका, उस एक्सेप्शन को सिंपली बेटा कहा जाता है लिंकेज। आपको याद रखना है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन जो है दैट इज लिंकेज। बेटा लिंकेज क्या होता है? कुछ जीन्स ऐसे होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, इनको हम लिंक्ड जीन्स कहते हैं, और जब ये पास ऑन होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में तो इकट्ठे पास ऑन होते हैं। तो मेंडल को लिंकेज जो बेटा है यहां पर नहीं मिली। डू यू गॉट इट? अगर इसको लिंकेज मिलता तब आपके पास जितने भी राउंड प्लांट्स निकलते वो सारे के सारे येलो होते। आपके पास ऐसा कोई भी प्लांट नहीं होता जो राउंड और ग्रीन होता। अगर आपके पास लिंकेज होता तब रिंकल्ड के साथ जो कलर जुड़ा हुआ था
वो ग्रीन था, लेकिन बेटा आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। कुछ ऐसे भी प्लांट्स निकले जो रिंकल्ड तो है लेकिन उसके साथ येलो कलर है। तो इसीलिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक एक्सेप्शन है, उसको हम लिंकेज कहते हैं। ठीक है, तो बेटा ये हो गया लॉज ऑफ जेनेटिक्स। इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस पहला लॉ हमने पढ़ा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दूसरा लॉ हमने पढ़ा, एंड थर्ड वन इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो बेटा आपको याद रखना है अब इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक्सेप्शन क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ विदाउट एनी एक्सेप्शन। और बेटा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन लिंकेज है। तो बेटा ये हो गया अबाउट दी लॉज ऑफ जेनेटिक्स। बेटा अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इस एड्रेस पे मेल कर सकते हो। आप नोट कीजिएगा, munuji44@gmail.com, munuji44@gmail.com। नहीं तो बेटा आप मुझे 6005-133-520 पे भी कॉल कर सकते हो। तो ये हो गया बेटा लॉज ऑफ जेनेटिक्स। ओके,